हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसने लास्ट ईयर बच्चों के जो होश और हवास थे वो उड़ा दिए। वाई मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यूजीसी नेट पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं, बट लास्ट ईयर एनटीए ने 2021 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। ये जो टॉपिक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है, बिकॉज ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर से जो आपका होता है ना, जो टेस्ट होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए जाते हैं रिसर्च प्रोसेस के दौरान, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए यूजीसी नेट की हिस्ट्री, तो पेपर 1 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते थे। ये जो टॉपिक है आपका कॉमर्स और मैनेजमेंट का हम कह सकते हैं, या फिर हम स्टैटिस्टिक्स का कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी बनते होंगे। तो इस जो टॉपिक को अगर हम बात करें तो इस सभी पेपर 2 में बनते हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स बनते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की क्लास में इसलिए आपको दे रहा हूं बिकॉज कल से, आज 7 तारीख है, परसों 9 तारीख हो जाएगी, परसों से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो मैंने प्लान करके रखा था कि इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा और एग्जाम से पहले ही मैं आपको इस टॉपिक को डिलीवर कर दूंगा। सो आज मैं इस क्लास को लेकर के आ गया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि ये जो क्लास है ये हमारी यूट्यूब पे भी रहेगी और ये सेम क्लास हमारे क्रैश कोर्स में भी मैं अपलोड मार दूंगा, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर के परेशान थे, तो मैं इस टॉपिक को क्रैश कोर्स वाले उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं फटाफट से। सो गाइज, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स is a branch of statistics which assumes that sample data comes from a population that can be adequately modeled by a probability distribution that has a fixed set of parameters. गाइज देखिए, स्टैटिस्टिक्स में कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं और कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। जनरली हम लोग दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, या रिसर्च में कह सकते हो। हम रिसर्च में दो तरह के टेस्ट यूज करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये टेस्ट होते क्या है, क्यों टेस्ट किया जाता है इनको, आई मीन जो टेस्ट होता है वो होता क्या है। तो जैसे अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे और टेस्ट दोगे, देखोगे कि आपको कितना आता है, क्या आप उस लायक हो, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। तो आपको यहाँ पे चेक किया जाता है। ऐसे ही जब भी हम रिसर्च का डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को टेस्ट किया जाता है। जब भी हम उससे रिजल्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं कि भाई क्या उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि पैरासीटामोल जो है वो कोरोना पे असर करती है। तो अगर मुझे इस बात को टेस्ट करना है कि क्या ये बात सही बोल रहा हूं मैं, तो मुझे इस पे बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, मुझे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 100 लोगों को पैरासीटामोल खिलानी पड़ेगी और उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट चेक करना पड़ेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या लोगों पे असर कर रही है या लोगों पे असर नहीं कर रही है। तो इसलिए हम टेस्ट करते हैं। तो रिसर्च में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हम दोनों की बात करेंगे आज की इस क्लास में। सो पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो। एक सिंगल बटन पे क्लिक होगा, नीचे जो रेड बटन है उसको फटाफट से क्लिक मार दो, क्योंकि अपकमिंग डेज में क्या होगा कि ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि कभी आप जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे ना, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे या पीएचडी करना चाहोगे फ्यूचर में, तो भी इस चैनल से आपको एडवांटेज मिलता रहेगा। मतलब लॉन्ग लाइफ आपको एडवांटेज मिलेगा इस चैनल से। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, वहां पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। सो गाइस, हम बात करेंगे यहाँ पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की। इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच अज्यूम्स दैट सैंपल डेटा कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट कैन बी एडिक्वेटली मॉडल्ड बाय अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज अ फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर। क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? पॉपुलेशन का मतलब है जिस पे आप स्टडी करने जा रहे हो। जैसे मैं कोरोना पे स्टडी करने जा रहा हूँ कि क्या उसके ऊपर पैरासीटामोल असर करती है, नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट जो हमारे नंबर ऑफ पीपल हैं, उस नंबर ऑफ पीपल को क्या बोला जाएगा? पॉपुलेशन बोला जाएगा। देन इस पॉपुलेशन में से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा, मतलब 200 लोगों को मैंने सिलेक्ट कर लिया अपनी स्टडी के लिए, तो इसको सैंपल कहा जाता है। जो मैं एक नंबर ऑफ पर्सन जो है यहाँ से कलेक्ट कर लूंगा। टोटल जो एरिया मेरा है जिसमें मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम है, टोटल आइटम जिसके ऊपर स्टडी करनी है, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए डेटा इकट्ठा किया है, तो उस केस में हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट एज्यूम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। अब एक चीज याद रखना कि पैरामेट्रिक टेस्ट एक चीज को यहाँ पे एज्यूम करते हैं, दैट इज की जो आपका डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आई नो, क्योंकि पेपर 1 का जो ये टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं थी,
उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो, तो कोई बात नहीं, मैं चीजों को इजी से इजी बनाने की कोशिश करूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को ये कंसिडर करता है, एज्यूम करता है कि आपने डेटा इकट्ठा किया होगा जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब बेल शेप कर्व, याद रखना बेल शेप कर्व भी इसको कहते हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाल दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। height is a roughly a normal distribution is in that if you were to graph height from a group of people one would see a typical bell shaped curve। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं हाइट की बात कर रहा हूं। हाइट का मतलब है कि आपकी, हाँ हाँ बिल्कुल आपकी, जो आप इस क्लास को देख रहे हो आपकी हाइट कितनी है। आप बोलोगे सर मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच की है, 5 फुट 2 इंच की है। मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप बताओ, चलो आप बताओ, जो एक स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट जो क्लास को देख रहा है, आप बताओ आपकी हाइट कितनी है। आपने बोला कि सर मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है। अगर मैं खुद अपनी बताऊं एज ए टीचर, मैं अपनी हाइट बता रहा हूँ, मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच के राउंड होगी, शायद 7 या 8 इंच के राउंड होगी। मैंने अभी काफी टाइम हो गया देखा नहीं। तो यहाँ पर आपने चीज ऑब्जर्व करी, आपने देखा कि सर ज्यादातर लोगों की जो हाइट है वो लगभग लगभग आस पास है। ऐसा नहीं कि एक की हाइट 5 फुट, दूसरे की हाइट 20 फुट, तीसरे बच्चे की हाइट 100 फुट हो गई, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाइट में वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता है, आप लोग भी इस बात को अग्री करते होगे। भाई अगर आप 5 फ्रेंड हो तो पांचों फ्रेंडों की जो हाइट है वो लगभग लगभग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक तो बिल्कुल ही 100 फुट का है और एक बिल्कुल 5 फुट का है, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक बिल्कुल 4 फुट हो, एक 6 फुट हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा कि एक बिल्कुल ही 100 फुट का हो जाए और दूसरा बिल्कुल ही 1 फुट का रह जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए जो आपकी हाइट होती है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, याद रखना है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक आपका आपने हाइट जो कलेक्ट करी है ना, जो आपका क्या बोलते हैं सैंपल था जिससे आपने हाइट कलेक्ट करी है, उनकी भी एज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक 5 साल के बच्चे की हाइट पूछ रहे हो और एक 60 साल के आदमी की हाइट पूछ रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एज ग्रुप भी होना चाहिए। जैसे यूजीसी नेट का मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ कि यूजीसी नेट बच्चों की कितनी हाइट है, तो यूजीसी नेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सभी का एक एज ग्रुप हो जाएगा। भाई अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आते आते आप 23-24 साल के तो हो ही जाते हो, 22-23 साल की तो मान ही लो, है ना। और मैक्सिमम आई थिंक 30 के अराउंड देते हैं, 30-32 तक देते हैं नेट, उसके बाद फिर कम लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, कम लोग देते हैं। तो एक ग्रुप बन गया यहाँ पर कि भाई इस एज ग्रुप की बात चल रही है, तो आप देखोगे कि इस एज ग्रुप में जो हाइट का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का होता है। तो जब हमारा डेटा ऐसा होता है ना कि जहां पर ज्यादा वेरिएशन ना हो, तब हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये बात थी जो कि मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी कुछ कैटेगरी होती है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अलग अलग होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा उनको भी। लेकिन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज किया जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कब यूज किया जाता है, तो कब यूज करेंगे, जब या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर बेल शेप कर्व हो। ये दोनों एक ही बात है। ये जो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको जब हम ग्राफ में दिखाते हैं तो बेल शेप कर्व बन जाता है। चलो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं कि बेल शेप कर्व होता कैसा है। देखिए ये आपको बेल शेप कर्व दिख रहा होगा। तो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकली अराउंड इट्स मीन विद मोस्ट वैल्यूज नियर द सेंट्रल पीक। क्या बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल पीक है ना भाई, जहां पर ये पीक है, ज्यादातर वैल्यूज जो है वो इसके बीच में पाई जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों की जो हाइट है वो इतनी होगी, इसके अराउंड होगी। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 5 फुट की है, तो ज्यादातर बच्चों की जो हाइट है वो 5 फुट या 5 फुट या 5.5 फुट के अराउंड होगी। ये जो बीच में जो ये वाला डेटा है ना, दिस इज इंडिकेटिंग 5 से 5.5 फुट, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं यूजीसी नेट के, वो इस वाले में बिलोंग करते हैं। अब कुछ जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे सबकी हाइट 5 से 5.5 के बीच में होगी, कुछ की हाइट कम होगी, तो ऐसे लोग जो है नंबर ऑफ पीपल बहुत कम होंगे, ऐसे नंबर ऑफ पीपल कम होंगे। और जिनकी हाइट दोबारा से बहुत ज्यादा होगी, उनकी हाइट वो भी बहुत कम होंगे, तो ऐसा भी होगा। तो मतलब कहने का कि जो ज्यादातर जो हमारी जनसंख्या है वो इस वाले जो है एरिया में वो लाई करती है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम बेल शेप कर्व। एक बेल बन जाती है, जैसे हम घंटा बजाते हैं ना मंदिर में, उस तरीके से एक शेप बन जाती है इसकी। सो इसके अलावा गाइस पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज ओनली वेयर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम। याद रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट आर टी टेस्ट। अब इसको रट लो, दिमाग में बिठा लो, बिकॉज एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई टी टेस्ट कौन सा टेस्ट है। तो टी टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टडी करता है। पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों, मतलब 1 टेल और 2 टेल, दो तरह के टेस्ट होते हैं, दोनों इसी पे इसके अंदर आ जाएंगे।
एनोवा होता है आपका, एनोवा जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एन का मतलब होता है एनालिसिस, ऑफ का मतलब ऑफ, वेरिएंस, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनोवा ये हो जाएगा, ये भी सी के अंदर आता है आपका। और वन वे, नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड, टू वे, थ्री वे, तो मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कि सारे के सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे पैरामीट्रिक के अंदर। लीनियर रिग्रेशन भी इसके अंदर आ जाएगा आपका, और पियर्सन रैंक कोरिलेशन भी आ जाएगा। तो रट लो, इनके नाम बिठा लो अपने दिमाग में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। अब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? सर ने हमें ये तो बता दिया कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें टेस्ट करना पड़ता है, अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमें टेस्ट लगाने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट दो तरह के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब है कि जहां पे आपका जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और नॉन पैरामेट्रिक के केस में आपका डेटा बहुत ज्यादा वेरी करता है, जैसे एक की हाइट 100 फुट की हो गई और एक की हाइट होगी 2 फुट की, तो ऐसे में डेटा बहुत ज्यादा वेरी करेगा। अब हमें नहीं पता भाई इसके बीच में कितना मीन निकालना है, तो ऐसे में देखो हर बार आप हाइट पे थोड़ी ना स्टडी करोगे, जो हाइट है आपकी हर बार उस पर थोड़ी ना स्टडी की जाएगी। कुछ तरह की हमारी स्टडी ऐसी भी होती है जिनके बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, आइटम्स के बीच में वेरिएशन होता है। तो जब अगर कोई ऐसा केस फंसेगा, हम कुछ किसी ऐसे टॉपिक पे स्टडी कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, पीएचडी जब आप करेंगे किसी ऐसे टॉपिक पे पीएचडी कर रहे होंगे जहां पर आइटम्स के बीच में जो वैल्यूज हैं उनके बीच में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तब उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सो समटाइम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है बिकॉज वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। इट डज नॉट एज्यूम एनीथिंग अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल द डेटा कम्स फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं करता है। ठीक है, दैट्स कंपेयर टू पैरामेट्रिक टेस्ट विच मेक्स अजम्पशन दैट पॉपुलेशन जो है वो कहां से आती है, आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, और इसीलिए उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। When the word non-parametric is used in stats, it does not quite mean that you know nothing about the population. It usually means that you know the population data does not have a normal distribution. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था अपनी सिंपल लैंग्वेज में, वो मैं आपको यही बता रहा था कि आपको पॉपुलेशन के बारे में तो पता होता है कि एक की हाइट 100 फुट की है, दूसरे की हाइट 2 फुट की है, आपको ये तो पता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, और उसी केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि आपको आपके दिमाग में याद हो जाए, अच्छे से बैठ जाए ये चीज कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। 1 सैंपल 2 सैंपल, इसको हम 1 टेल 2 टेल टेस्ट भी कह सकते हैं। 1 सैंपल में आपका टी टेस्ट जेड टेस्ट आते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। 2 सैंपल में आते हैं आपके वही वाले टी टेस्ट जेड टी टेस्ट और जेड टेस्ट ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये आपके 2 टेल और 1 टेल टेस्ट होते हैं। मतलब कहने का कि अगर एग्जाम में आता है टी टेस्ट जेड टेस्ट तो आंख बंद करके लगा देना कि दोनों ही आपके क्या है, पैरामेट्रिक है, चाहे 1 टेल हो चाहे 2 टेल हो, दोनों ही आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक के केस में 1 सैंपल 2 सैंपल, यहाँ पे भी वही सेम बात चल रही है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कितनी तरह के होते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग याद कर लो। काई स्क्वायर टेस्ट आ जाएगा नॉन पैरामेट्रिक में, केएस टेस्ट आ जाएगा, रन टेस्ट आ जाएगा, बाइनोमियल टेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा 2 टेल में देखेंगे तो वही दोबारा से काई स्क्वायर, मैन वाइटनी टेस्ट, ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैन वाइटनी टेस्ट जो है आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है। देन मीडियन, देन केएस, और यहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट नाम लिखे हुए हैं। जितने भी टेस्ट है सारे के सारे क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। देखिए गाइस, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये आपका यूजीसी नेट में तो काम आएगा, जब आगे फ्यूचर में आप पीएचडी करोगे तो वहां भी काम आएगा, और फिर आप मुझे याद करोगे कि सर ने मुझे समझाया था, और अभी थोड़ी थोड़ी मुझे चीजें हैं आती है, समझ में आती हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें जेड टेस्ट की तो क्या होता है, जेड टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर 2 पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंस आर नॉन एंड द सैंपल साइज इज लार्ज। सैंपल साइज काफी बड़ा है, उस केस में आप जेड टेस्ट को यूज करते हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन पे लगाया जाता है। याद रखना, 2 पॉपुलेशन को आप चेक कर रहे हो, दो पॉपुलेशन के मीन्स और उसके उनके बीच के वेरिएंस को चेक कर रहे हो। अब ये पॉपुलेशन में बार बार क्यों कह रहा हूं पॉपुलेशन का, चलो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। एक कुकर में बन रहे हैं चावल, एक कुकर में बन रहे हैं चावल और दूसरे कुकर में बन रही है दाल, तो ये 2 मेरे पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि चावल का जो कुकर है वो चावलों से भरा पड़ा है, और ऐसे ही दाल जो बन रही है मेरे दूसरे कुकर में, ये दाल से भरी पड़ी है पूरी की पूरी। तो अगर मुझे चेक करना है कि वो पक चुकी है नहीं पकी, तो मैं इसके अंदर से 2 चावल निकालूंगा और चेक कर लूंगा, ऐसे इसके अंदर से मैं 2 दाल निकालूंगा और चेक कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे पूरे के पूरे चावल पूरे के पूरे दाल को आपस में कंपेयर करना है कि भाई पहले कौन बनता है या कौन ज्यादा टेस्टी होता है, इस तरीके से अगर मुझे दोनों पॉपुलेशन को आपस में चेक करना है,
तब उस केस में मैं जेड टेस्ट लगाऊंगा और यहाँ पर टू पॉपुलेशन के मीन्स को, मतलब उन दोनों के माध्य को और उनके वेरिएंस को चेक किया जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इन जेड टेस्ट मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज कंपेयर्ड, मतलब जेड टेस्ट में हम क्या करते हैं, मीन कंपेयर करते हैं, इन दोनों के एवरेज जो निकल के आते हैं ना, मीन जिसको कहते हैं मीन, हिंदी में कहते हैं माध्य, उसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। द पैरामीटर यूज्ड आर पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को लेकर के स्टडी की जाती है। जेड टेस्ट इज यूज्ड टू वैलिडेट हाइपोथेसिस दैट द सैंपल ड्रॉन बिलोंग्स टू द सैंपल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इस चीज को वैलिडेट करने के लिए इसको लगाया जाता है कि जो हमारा सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन से ही लिया गया है और वो वैलिडेट कर रहा है। तो ये जो है इन चीजों को चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक करने की तरीके से जेड टेस्ट को यूज किया जाता है। द जेड टेस्ट इज बेस्ट यूज्ड फॉर ग्रेटर देन 30 सैंपल। अगर यहाँ पर 30 से एन की वैल्यू 30 से ज्यादा है नंबर ऑफ आइटम्स की, तब उस केस में आप जेड टेस्ट को यूज करोगे, बिकॉज यहाँ पर सैंपल साइज ज्यादा कहलाता है। सैंपल बहुत छोटा सा है, 10 लोग हैं या 20 लोग हैं जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, फिर तो आप नॉर्मल स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 30 से ज्यादा है, उस केस में जेड टेस्ट को हम लगाएंगे। ये भी याद कर लो भाई, ये भी याद कर लो जो वैल्यू बता रहा हूं मैं। अंडर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, एज द नंबर ऑफ सैंपल गेट्स लार्जर द सैंपल आर कंसिडर्ड टू बी द अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, हम ये मान लेंगे कि भाई जो आपका सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो उसके अंदर आइटम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, so jet test can also be helpful when we want to test a hypothesis. Generally they are most useful when the standard deviation is known. तो याद रखना गाइज, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है, जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपकी पॉपुलेशन का, तब उस केस में हम जेड टेस्ट लगाते हैं। एन की वैल्यू 30 से ज्यादा हो तब हम जेड टेस्ट लगाते हैं। सैंपल साइज बड़ा हो तब भी हम जेड टेस्ट लगाएंगे, इसका मतलब यही होता है यहाँ पर। और इसके अलावा हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तब भी हम जेड टेस्ट लगाएंगे। हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, दो तरह के होते हैं जिसके आप स्टडी करते हो रिसर्च के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी होगी बट कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक को फिनिश ही कर देता हूँ आज। टी टेस्ट, इन अ टी टेस्ट द मीन ऑफ द टू गिवन सैंपल्स आर कंपेयर्ड। टी टेस्ट में क्या होगा, आप सुनना ध्यान से, यहाँ पर सैंपल्स को आप कंपेयर कर रहे हो, जबकि हमने जेड टेस्ट में क्या किया था, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ही आपस में कंपेयर किया था। वही दोबारा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक कुकर है जिसमें चावल बन रहे हैं, एक कुकर है जिसमें दाल बन रही है। अब इस चावल के अंदर से मैंने कुछ दाने निकाले, जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे 20 दाने निकाल लिए मैंने, चेक करने के लिए 1 चम्मच भर के दाने निकालिए, चेक करने के लिए बन गए या कच्चे हैं। ऐसी दाल में से मैंने 1 चम्मच भर के दाल निकाली कि बन गई है कच्ची है। तो ये जो चम्मच भर के मैंने दाने निकाले चावल के, चम्मच भर के जो दाल निकाली, इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा स्टडी में, ना कि इनको। तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। जबकि अगर हम पूरे के पूरे कुकर भरे चावल को या पूरे के पूरे दाल भरे चावल को अगर हम इनके ऊपर में, इनके बीच में हम स्टडी कर रहे हैं, वेरिएंस को चेक कर रहे हैं, उनके बीच में मीन को चेक कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तब उस केस में हम जेड टेस्ट को लगाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं बिल्कुल बच्चों के तरीके से समझा रहा हूँ दाल चावल करके। सो यहाँ पर गाइस अगर हम देखें कि टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर नॉट नोन। भाई जब आपको मीन, आपको पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता, भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बड़ी है हमें पता ही नहीं है। जैसे खैर मैंने यहाँ तो कुकर का एग्जांपल लिया था। सपोज करो यहाँ पे देग रखी है, देग होती है ना बड़ी जिसमें बिरयानी बनती है, एक देग नहीं होती यहाँ पर बहुत जिसमें लंगर बनता है, को इतना तो पता होगा। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो चावल डाले गए बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप जेड टेस्ट मत लगाओ क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, तब हम टी टेस्ट लगाएंगे। समझ रहे हो? तो यहां पर जब हमें इस पॉपुलेशन के बारे में, इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, नॉट नोन, हमें नहीं पता है इनके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा, तब हम टी टेस्ट लगाएंगे। इस चीज को भी याद कर लो। तो अगर हमें पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तब तो जेड टेस्ट लगा सकते हो, और नहीं पता है फिर तो आपको टी टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सो पेयर टी टेस्ट क्या होता है? टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ द ट्रेनी बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये वही है, मतलब आपका ये भी चाहे टी टेस्ट बोला जाए चाहे पेयर टी टेस्ट बोला जाए, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर टोटल टेस्ट होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और ना ही ज्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट योर स्टैटिस्टिक्स क्लास। अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे अपने पेपर 1 के लिए। टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ टू गिवन सैंपल। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सैंपल के मीन को कंपेयर किया जाता है तब टी टेस्ट लगाते हैं। जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट ऑल्सो अज्यूम्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल। टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन पैरामीटर आर नॉट नोन। तो ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन पैरामीटर आर नॉट नोन। तो ये मैंने आपको बता दिया, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखिए बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनोवा की। एनोवा टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं इसको हम। ये क्या है, ये भी आपका पैरामीट्रिक टेस्ट है, याद रखना, भूल मत जाना। इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू चेक इफ द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब एनोवा क्यों यूज किया गया भाई, ये भी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। आप बोलोगे सर कि पैरामेट्रिक टेस्ट तो टी टेस्ट जेड टेस्ट थे, क्या दो काफी नहीं थे, पैरामेट्रिक को एनोवा को लाना जरूरी था? तो हाँ भाई, एनोवा को लाना जरूरी था। अब जरूरी क्यों था मैं ये बता देता हूं। ये जरूरी इसलिए था बिकॉज यहां पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप होंगे तब एनोवा टेस्ट यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला। जैसे मैं अभी तक क्या एग्जांपल लेता था, चावल और दाल, दो कुकर थे। आप सपोज करो कि भाई यहाँ पर हमें राजमा भी बना रहा हूँ, यहाँ पे छोले भी बना रहा हूँ, ठीक है, बगल में हलवा भी बन रहा है, बगल में पूड़ी बन रही है, और मतलब 10 तरह की पकवान बन रहे हैं। अब ऐसे में आप बोलोगे कि सर टी टेस्ट कैसे लगाएं? टी टेस्ट में तो आपने कहा था कि दो सैंपल को यूज करके आपस में स्टडी करनी है, तब उस केस में एनोवा आएगा। एनोवा कहेगा भाई मैं हूं ना, मैं करूंगा स्टडी। तो ऐसे में क्या होगा, अब यहाँ पर सभी जितने भी सैंपल यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे, सभी सैंपल्स के बीच में स्टडी करते हैं एनोवा, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि भाई इनके बीच में वेरिएंस कितना है, कितना डिफरेंस है इन सभी के सैंपल्स के बीच में। So it is a statistical technique that is used to check if the means of two or more group are significantly different from each other. ठीक है, ANOVA check the impact of one or more factors by comparing the means of different samples. तो यहाँ पर मीन को ही कंपेयर करेगा ये अलग अलग सैंपल्स के। If we use a t-test instead of ANOVA, it won't be reliable as number of samples are more than the two and it will give error. तो इसलिए t-test को यूज नहीं किया जाएगा जब सैंपल बहुत ज्यादा होंगे, और वहां पर ANOVA का ही यूज किया जाएगा बिकॉज वहां पर ANOVA अच्छे रिजल्ट आपको देगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक के अंदर मैं बता दूं कि वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कौन आते हैं। काई स्क्वायर समझ लेते हैं बिकॉज इसके ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काई स्क्वायर, ये जो काई है ना, काई का CHI, कई लोग ना इसको ची स्क्वायर बोल देते हैं, तो ये ची स्क्वायर नहीं है, काई स्क्वायर पढ़ा जाता है। और क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक काई बोलते हैं इसको, और स्क्वायर का मतलब जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं काई, और ये आपका स्क्वायर, इसलिए इसको काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। ये किसी का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है। सो अ काई स्क्वायर टेस्ट इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जर्व रिजल्ट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। The purpose of this test is to determine if a difference between observed data and expected data is due to chance or if it is due to a रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल यू आर स्टडिंग। तो सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाया जाएगा, जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि आपका ये क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और इसको हम तब लगाते हैं जब हम अपने ऑब्जर्व डेटा को अपने एक्चुअल डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप सही बन रहा है या रिलेशनशिप कुछ और ही बन रहा है। तो जितने भी तरह के टेस्ट हैं जनरली इसीलिए लगाए जाते हैं कि हम अपनी वैलिडेशन को चेक करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम तब लगाएंगे जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो हाइट वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि एक बंदे की हाइट तो बहुत ज्यादा 100 फुट की है, दूसरे की हाइट 2 फुट की है, तब उस केस में इसको लगाया जाएगा जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, वैसे इसके अंदर काफी कुछ पढ़ने को है, काफी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि फिर मैं आपको पेपर 1 के लिए पढ़ा रहा हूँ और इसी आपके स्टैटिस्टिक्स की क्लास तो है नहीं, रिसर्च के पर्पज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब याद रखना काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाया जाएगा। द सैंपलिंग मेथड इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज किया गया है सैंपलिंग साइज में, सैंपल कलेक्ट करने में। द वेरिएबल अंडर स्टडी इज कैटेगोरिकल एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इन ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल इज एटलीस्ट 5। तो यहाँ पर मिनिमम 5 तो आपके होनी चाहिए आपके सैंपल के अंदर आइटम्स, तो तब इसको लगाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं एज ए टीचर, आप लोग ना कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करके बता दिया करो कि भाई क्लासें कैसे लग रही हैं। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छा लगता है पढ़ के, हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में, इसलिए कमेंट कर दिया करो। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो, क्रैश कोर्स में देख रहे हो, फिर तो आप अच्छे बच्चे हो, पहले से ये पढ़ रहे हो अच्छे से, है ना। सो कमेंट करके बताया करो, साथ ही यार शेयर किया करो वीडियोस को। पता है वीडियोस शेयर नहीं होते, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उन पे व्यूज कम आते हैं, तो इसलिए शेयर किया करो। आप एज ए स्टूडेंट बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे अलग अलग, तो हम ग्रुप्स शेयर कर दिया करो। ठीक है, इससे बाकी बच्चों को भी भला हो जाएगा। सो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरी पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं तो आप हमारा 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वैसे मैं स्पेशल कोर्स चला रखा है,
ऐसे मैं चलाता नहीं हूँ ये, मैं मिनिमम 3 मंथ की प्रिपरेशन करवाता हूँ आप लोगों को। बट अभी फिलहाल स्पेशल 30 डेज कोर्स चल रहा है, बिकॉज अभी एग्जाम आने वाले, इस वजह से हम चला रहे हैं। सो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो हमारी यूजीसी नेट मेंटोर ऐप है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसको इंस्टॉल कर लें। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में ही कंटेंट मिल जाएगा, और 95 अराउंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी रहेगा, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइज, सो बस आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।